कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मोहन दोस्तों। और जैसे कि हमें पता है कि मई महीने के अंदर यूजीसी नेट जो होने वाला है, और बच्चों को लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन ये पूरे चांस हैं, क्योंकि ये पिछली बार भी इन्होंने कोरोना के टाइम में लास्ट में इन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम लिया था और लंबे टाइम तक एग्ज़ाम चला था, और ऐसे ही इस बार भी एग्ज़ाम पक्का होगा। तो आप तैयारी अपनी रखिए। और ये जो लास्ट ईयर के मैं पेपर करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15-20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे सेम। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। ये 2015 में आया हुआ है, इसको आप देखिए एक बार। 50 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि 2018-19 से पहले क्या था, 50 और 75 का अलग अलग आता था, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो ये मिला है बिल्ला सुग्राम से दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, कुरनूल ज़िले के अंदर। और दोस्तों मैं कि जो बड़ी जो जैसे कि बड़ा ये इसके अंदर दे रखा है जो डिटेल है क्वेश्चन की, ये नहीं करवाऊंगा। आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। राखी गढ़ी इसमें जो देखना दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इनमें सी नहीं है। जैसे कि ये मिला है हड़प्पा से दोस्तों। ये इसका हमें पता ही है कि 37 आर जो ये हड़प्पा से मिला है। और ये कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युगम, ये बिल्कुल सही दिए गए। हड़प्पा में सावधान एच, राखी गढ़ी के अंदर मध्य शहर, ये आप याद रखिए कि मध्य शहर राखी गढ़ी के अंदर मिलता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये हड़प्पा के अंदर R37 समाधि जो थी दक्षिण में स्थित थी, ये एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित था जो। तो इसको आप पॉज करके पढ़ते रहिए। इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मिलान हमें करना है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, तो इनको जब हम इसको आपस में करेंगे तो मोहनजोदड़ो से जो मिली है इसमें कुल्हाड़ी मिलती है, और हड़प्पा से मिलता है कायस्थ जो रथ है, कांस्य का रथ दोस्तों, यानी कॉपर का। और लोथल से मिलता है हाथी दांत का स्केल। तो आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाथी दांत का स्केल है। बनावली से पक्की मिट्टी का हल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इनका आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर लग रहा है सी दोस्तों। सी इसका राइट आंसर है। आप डिटेल इसकी देख सकते हैं, साथ के साथ थोड़ी डिटेल दे रखी है। तो जो ये उद्धरण दिया गया है, यानी कि किसी राइटर ने ये ऐसी बात लिखी है या कही है, तो ये किसका है। तो यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फ़र्क इतना बुनियादी रहा है कि सब धारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। दोस्तों ये बर्टनस्टीन का कथन है, और ये उसने बर्टनस्टीन ने यूज़ किया था विजयनगर के लिए। तो आप इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं अगर इसमें दे रखा होगा। तो बर्टनस्टीन पूरा नहीं दिया है इसके अंदर सारा। फिफ्थ देखिए, मानुकी ने टिप्पणी किसके ऊपर किसके बारे में की है, ये हमें देखना है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट जो एग्ज़ाम अभी हुआ है हमारा 2021 के 20-21 के अंदर जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। पैराग्राफ जो दिया गया था हमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इसको। जब कोई भूख से बेचारा आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, माशा अगर आप मुझे धन उगाने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दो, मैं आपको इतने लाख दूंगा। तो ये जो किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, ये तो ये इजारेदारी प्रथा थी, तो उसके ऊपर ये बात हो रही है दोस्तों। ये मानो कि इजारेदारी की यहाँ पे बात कर रहा है। इजारेदारी, जागीरदारी, जमींदारी, इन तीनों के बीच में हमें फ़र्क पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि तीनों को। देखिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। जब ये कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हमें क्योंकि लगा के देखना चाहिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इन चीज़ों को। पहले तो हमें ये देखना होता है कि दोनों सही हैं या नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापूर्ण भूमिका निभाई। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। तो जो ए होगा वो सही दिया गया है। समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की संवैधानिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। तो यहाँ पे जो ये
आर यानी कि यहाँ पे अगर हम क्योंकि लगा के भी देखें तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को आपस में, ये भी सही दिया गया है। पहले हमें ये पढ़ना है, उसके बाद क्योंकि लगा के ये देखना है कि ये बात सही हुई है इतिहास के अंदर या नहीं। तो ये दोनों सेटिस्फाई भी करते हैं और इसका आंसर ए रहेगा। मुगल प्रशासन 7 देखिए, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा बीजापुर कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगज़ेब को यह बेहतर सलाह दी जाती है कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम को की सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए। तो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंध मुश्किल था, क्योंकि ये साउथ में थे दोनों, गोलकुंडा और बीजापुर। लेकिन औरंगज़ेब इनको जीत लेता है 1686-87 के अंदर। और ये सलाह जो दी थी इसके बेटे शाह आलम ने दी थी, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आया है ये। तो ये विचार किसके हैं? तो ये विचार इनमें से सतीश चंद्रा द्वारा दिया गया था, यानी कि उन्होंने अपनी राय दी है इसके अंदर कि उसको मान लेना चाहिए था। ये विचार सतीश चंद्र के हैं दोस्तों। 8 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। और इनमें क्या करना है, हमें इनमें ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। राष्ट्रीय इतिहास जब लेखन हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय इतिहास हमें पता ही है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। तर्क, स्थान, भावात्मक दृष्टिकोण ने लिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो लिखा तो तथ्यों के आधार पर उन्होंने लिखने की कोशिश की। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ। वस्तुनिष्ठ ये यहाँ गलत है दोस्तों। थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, तो वस्तुनिष्ठता तो नहीं इसमें इतनी थी। हनन नहीं लिखा गया है यहाँ, तो हनन तो थोड़ा बहुत हुआ है उसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय जो इतिहासकार थे उन्होंने इंडिया की काफ़ी अच्छी पृष्ठभूमि बताई। ऐसा था, आर्यन थे ये वो, तो क्योंकि आर्यन वगैरह के जो फैक्ट तो अंग्रेज़ों ने दिए हैं, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको काफ़ी और भी अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और डी सही होंगे। नाइन देखिए, एशिया माइनर में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं, जौ और मसूर की खेती का प्रमाण मिलता है दोस्तों? ये बलूचिस्तान के अंदर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर था। तो आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर है। और यहाँ से जो है 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, नवपाषाण काल, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा स्तर। और ये भारतीय महाद्वीप के कृषक बस्ती थी। यहाँ 6000 BC, 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं, जौ और मसूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये आपने याद रखना है। 10 देखिए, निम्न में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के जो बोग्जकुई अभिलेख में है? सॉरी दोस्तों। तो ये इंद्र, नासत्या, मित्र और वरुण, इन चारों का यहाँ उल्लेख मिलता है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है एशिया माइनर का। तो इनके जो इससे संभावना क्या प्रबल होती है कि वैदिक आर्य जो थे ईरान से ही भारत आए होंगे। सॉरी दोस्तों। भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी कि बहुप्रचलित जो लेख है उसकी सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? ये श्रृंगेरपुर से मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। इलाहाबाद के अंदर है, 22 मील उत्तर पूर्व, सिंगरौर यानी कि श्रृंगेरपुर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पहले ये था प्राचीन काल के अंदर। तो ये इसके बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से जो शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? तो इनके अंदर वाजसनेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की मानी जाती है। यह एक गद्य ग्रंथ है और ये यज्ञ की विधियाँ और बल दिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद 2 पार्ट हैं इसके, काटक, मैत्रायणी और तैत्तिरायणी। सॉरी दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद से, जबकि वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो आप इनको फैक्ट को पढ़ते हुए चलिए। मेरा भी थोड़ा गला जो ख़राब है दोस्तों, और थोड़ा ठंड वगैरह की वो है, तो इसलिए माफ़ कीजिए।
13 देखिए, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मैगनीज की इंडिका के अंदर हुआ है? तो ये पांड्या राज्य का उल्लेख करता है, वहाँ पे मोतियों वगैरह की बात करता है ये, तो ये आप पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये भी कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया था? तो ये सिरकपुर में खोजा गया था, सिरकप या सिरकपुर भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? तो ये नक्कीरर था। इसके अंदर क्या है, जो 3 संरक्षण में पांड्या राज्यों के संरक्षण में हुए थे ये 3 संगम, तो प्रथम द्वितीय ये मदुरई में हुआ था और लास्ट भी मदुरई में, कपाटपुरम हलवे में के अंदर ये हुआ था। पहले 2 की अगस्त्य ने की थी और नकीरर ने की थी थर्ड की, तो चीज़ें आपको याद रखनी है। निम्न में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का अंकन किया था? तो ये हिंद यवन जो सिक्के चलाए थे हिंद यवनों ने, तो इस राजवंश ने सिक्कों पर तिथि चलाई थी, तो मिनंडर था जिसने सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के चलाए थे। लेकिन यहाँ दोस्तों एक चीज़ और देखिए आप, जो बुक के अंदर ये कह दिया गया कि आयोग ने जो डी विकल्प को सत्य माना है, यानी कि यहाँ पे कर्मंदक शासक इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो हिंद यवन है। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के, यानी कहाँ से किस शासक से लेके किस शासक तक के सिक्के मिलते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक के सिक्के यहाँ पे मिलते हैं। बयाना निधि राजस्थान के अंदर बयाना है, वहाँ से ये सिक्के मिले हैं भरतपुर के अंदर, तो यहाँ से सिक्के मिले हैं। गुप्त चंद्रगुप्त वन से स्कंदगुप्त के काल तक के सारे सिक्के जो हैं चंद्रगुप्त सेकंड के काल के हैं, स्कंदगुप्त का केवल एक ही सिक्का यहाँ से मिला है। निम्न से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो ये है मंदसौर, यानी कि मंदसौर को जो है दसपुर भी बोलते हैं। मंदसौर जो कुमारगुप्त सेकंड के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम उद्योग के हास होने के कारण जो बुनकरों की एक श्रेणी थी दक्षिण गुजरात से ये पलायन कर दसपुर और यानी कि दसपुर मंदसौर में बस गई, और इस श्रेणी ने मंदसौर के अंदर सूर्य मंदिर निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 19 देखिए, इनमें से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? ये पल्लवों ने नहीं किए थे दोस्तों, बाकी इन सभी ने किए थे, इनको आपने पढ़ा ही रखा होगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे निम्न से किस कांची का कौन शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो कांची का विष्णुगुप्त बोलते हैं, कांची के विष्णुगुप्त को। और दोस्तों जितने भी यहाँ शासक थे, यानी कि जितने 12 शासकों को उसने हराया था, उनका नाम हमें याद होना चाहिए कि कौन सा शासक का हाका था। जैसे कौशल का महेंद्र था, अमुक्त का नीलराज था, कांची का जो विष्णुगुप्त था, पालक का उग्रसेन था, और जो कोराल का मंटराज था, और महाकांतर व्याघ्रराज, और ये पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामीदत्त, एंड्रपाल का दमन, वेंगी के हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुबेर का कुस्तलपुर। दोस्तों आप इनकी ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, तभी ये आपको याद रह पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिक डालूं तो आप इसके बारे में कमेंट कर देना कि इसकी आप ट्रिक बताइए। 21 देखने से जो चोल देश में कौन से स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें जो ये उरैयूर था, ये सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, और जो ये कारी और ये वारणम है, ये शायद कपड़े के ही नाम हैं। नहीं दोस्तों, ये उरैयूर का नाम है, उरैयूर का यानी कि प्राचीन नाम, कारी और वारायणम यहाँ पे भी दिया होगा ये, हाँ ये दे रखा है, तो ये उरैयूर के नाम है। और कालिदास ने जो है अपने रघुवंश महाकाव्य में भी इसका वर्णन किया है। और ये जो थी चोलों एवं प्राचीन पांड्यों की राजधानी जो थी, इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं रोक करके। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है? यानी कि समकालीन जो उसका समाज था उस पर उसने व्यंग किया, कौन सा लेखक था? तो ये शमिंदर था। शमिंदर ने क्या किया था, अपने जो टाइम में जितनी भी बुराइयां थी उसमें उसने व्यंग किया था। ये 1086 के लगभग 1000 से माना गया है। और इन्होंने जो राजा जो अनंत था दोस्तों, अनंत और कलश के समकालीन उनका ये थे, और उन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की थी, इसमें सब कुछ दिया गया है। और शमिंदर को अपना समकालीन समाज की बुराई पर
कल्हण ने भी क्या किया दोस्तों, ऐसा ही, यानी कि कल्हण जो था उसने भी इसी विधा को आत्मसमाप्त, यानी कि ऐसा कोई अगर कल्हण के बारे में आता है कि उसने समाज के ऊपर टिप्पणी किया, व्यंग किया, तो ऐसा सही होगा उसके बारे में भी। 23 देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी जो नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था, तो ये किया था जियाउद्दीन बरनी। नाद ए मोहम्मदी नाम से, नाद ए मोहम्मदी, अपने नाम को याद रखना है इसके। नेक्स्ट देखते हैं 24 देखिए, यहाँ सूची दी गई है दोस्तों। इसको क्या करना है हमें आपस में यानी कि मैचिंग करनी है इसकी। तो जो प्रबंधक होता है उसको बारबक बोलते हैं, और जो वकील ए दर होता है इसको शाही महल का प्रभारी बोलते हैं, और सर ए जानदार जो होता है अंगरक्षकों का मुखिया केवानी बोलते हैं खेमा ढोने वालों को। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। 25 देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें सही नहीं दिया गया है। सल्तनत की स्थापना के साथ जो पुरानी प्रणालियाँ तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि जो भी पुरानी प्रणालियाँ थी सल्तनत से पहले वो आराम से यानी कि समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन साथ के साथ चलती रही थी। वो शासकों ने उनको अपनाया भी था, ये चीज़ भी आप याद रखिए। उपद्रवी क्षेत्रों को मावस बोलते थे, मावास, ये अपने वर्ड याद रखना है कि उपद्रवी क्षेत्रों, कई बार मैचिंग में पूछ लिया जा सकता है। भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रणाली, उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकूत कहा गया। कनकूत और दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रणाली थी वो सेम ही थी, यानी कि नाम ही थोड़ा हम इनका मैचिंग में भी आ सकता है। और दो इतिहासकार बरनी और याहिया मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि कर के वृद्धि के पैमाने के तरीके की जानकारी देते हैं। ये कहते हैं कृषि का, यानी कि आप ये गलत दिया गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी इन्होंने वर्णन यहाँ पे नहीं किया है, तो इसमें डी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। 26 देखिए, मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं और पूरी तरह से पत्थरों से भारी जो है असीमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदार लिखा है दोस्तों। ये क्या लिखा है, उदात और श्रेष्ठ लिखा है, तो उदात और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजमहल को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे, तो ये किए थे बाबर ने, और ये इसके विचार हैं बाबरनामा के अंदर। तो इसके बारे में आप डिटेल थोड़ी बहुत दी होगी तो देख लीजिएगा रोक करके। 27 देखिए, इनमें से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह, यानी कि इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है कि आरंभिक जो 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, तो जो कुतुब शाही दरबार के रोज़ाना मंचे की तरह है और उस समय के सामाजिक तथा प्रशासन पर भी, सामाजिक जीवन में प्रशासन पर प्रकाश डालता है। तो ये था मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उस सलातीन, 20 का राइट आंसर है। ये आपने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो रोक करके। 28 देखिए, मुग़लों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नज़र, और औरंगज़ेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित कर दिया था। तो ये भी याद रखिए कि नज़र और जो पेशकश वगैरह जो थे उससे पहले, औरंगज़ेब के टाइम से पहले, तो ये औरंगज़ेब ने इनका नाम वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंजेस ला दिए थे। नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़र कहा जाए, तो ये सही है, इसमें सही नहीं देखना है। राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफ़ों को नियाज़ कहा जाए, राजकुमारों के तोहफे कहलाएंगे नियाज़, तो आप नाम भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाएगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अमीर निसार। तो कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफों को नज़र, ये गलत दिया गया है यहाँ पे, डी गलत है, बाकी सभी सही हैं यहाँ पे। 29 मुग़लों के ज़माने में विकसित हुए तकनीकी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, और जो सही है वो हम देखते हैं। वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय कार्गो की सहायता के तैयार किए जाते थे, बिल्कुल सही दिया गया है ये। समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नौकाओं में एस्ट्रोलोब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अकेला एस्ट्रोलोब नाम का कोई यंत्र होता था उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले कुछ भी यानी कि
यंत्र वगैरह नहीं थे, मुगल टाइम की ये बात कर रहे हैं, तो बाद में चीज़ें आई हैं सभी। मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ी जैसे प्रारंभिक उपकरण की मदद से किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, ये ही गलत दिया गया है। डी देखिए, यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही खांचों वाले पेंच, सही जो खांचों वाले पेंच भी नहीं बनाए जाते थे। तो ये गलत दिया गया है। यहाँ क्या था, मशीनी काम के लिए जो सही खांचे वाले पेंच बनाए जाते थे, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। थिवेनो वगैरह भी जो आया था मुग़लों के टाइम में, तो वो भी मशीनी पेंच का जिक्र करता है। तो ये इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं कि स्मारकों का निर्माण एक ठेला हुआ है जैसे यह कथन सही नहीं है, जबकि अन्य तीन सही हैं। 30 देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों में जो चकला शब्द है, चकला क्या थी, कि गाय थी, का प्रयोग किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई के रूप में। लेकिन क्या है, अनिवार्यता सरकार के समानार्थी नहीं थी। ये आप याद रखिए कि अनिवार्य नहीं था कि ये सरकार के समानार्थी होगी, तो समार्थी नहीं थी। ये शाहजहाँ के काल में चकला आई थी, यानी कि शाहजहाँ ने चकला की शुरुआत की थी। ये आप याद रखिए इस चीज़ को। 31 देखिए, उनसे कौन सा कथन सही नहीं है? जो खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था, तो बिल्कुल सही है। खालिसा शरीफा नाम याद रखिए आप। और जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसे संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए। ये बिल्कुल सही है कि बाद में उसको जागीर बनाया जा सकता था। जागीरों के आवंटन में जो जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी, तो जागीरों के आवंटन में जो जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भूमिका होती थी जागीरों के आवंटन के अंदर, जमादामी। तो इसका नहीं होती, इसकी भूमिका नहीं दी गई है दोस्तों, होती थी, तो यही गलत है। नहीं होगा यहाँ पे, हाँ होगा। मनसबदारों को नकद वेतन के बदले जागीर दी जाती थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है, डी। तो ये कथन गलत है, इसमें एक आप इसको रोक के पढ़ सकते हो। 32 देखिए, मुग़ल दरबार की तहजीब के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं देखना है। दरबार की कार्रवाई के दौरान अमीरों की बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। दरबार की कार्रवाई के दौरान अमीरों की बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, ये याद रखिए आप। औरंगजेब ने 1683 में शाही आदेश जारी किया कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतीहा के पढ़े जाने का इंतजार नहीं करना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1683 में उसने एक आदेश पारित किया कि 2000 से नीचे के मनसबदार, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कीजिए। और औरंगजेब ने 1693 में यह भी आदेश जारी किया कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए। 1693 में एक आदेश और पारित किया जाता है कि अमीरों की जो पोशाक का रंग है वो लाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया। बादशाह के सामने अमीरों को जो नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेटकर बसते, ये ऐसा कुछ नहीं था, तो डी गलत है यहाँ, बाकी सब सही दिया गया है। अब देखते हैं 33, जो आधुनिक भारतीय इतिहास से आएंगे। कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ता उल फुजला जैसे शब्दकोश के अन्य यानी कि शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? तो ये मालवा के अंदर जो है मिफ्ता उल फुजला जैसे स्कूल का विकास हुआ, जैसे और काफ़ी मात्रा में पांडुलिपियाँ वगैरह ये चित्रांकन की गई। मालवा नाम याद रखिए, मालवा। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का कालानुक्रम यानी कि निर्धारित करना है। तो ये दोस्तों एचटेट के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे, इससे जो पहले एग्ज़ाम गया है। तो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी इस्तादो द इंडिया कंपनी है पुर्तगाल की, ये आई थी 1498 के अंदर। और इसके बाद पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं 1602 के अंदर। और इनकी कंपनी का नाम था वारिंग दे ओस्ट इंडिया कंपनी। और थर्ड पे जो आएंगे वो आएंगे डच, और डच आए थे 1604 के अंदर। इनकी कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। और फ्रांसीसी आई थी 1664 के अंदर। कंपनी थी कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, तो 1664 में आई थी। और कैब्राल
कैब्राल के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसने इसकी स्थापना की थी, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी बनेगा। और ये यहाँ पे कंपनियाँ वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, जो भी जिसका टाइम पीरियड आप इसको रोक के देख सकते हो। 35 देखिए, कर्नाटक में काउंट द लाली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है सही उत्तर का। तो जो सही है वही हमें देखने हैं। घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्र पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो भारत फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना, भारत, ऐसा भी कुछ नहीं था दोस्तों, दोनों गलत हो जाते हैं। या भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलेबंद स्थानों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना, ये फ्रांसीसियों ने जरूर किया था। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया, कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। तो ये सी और डी दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 देखने में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिन की जो संधि हुई थी दोस्तों, आप एक बार उसके जो ऑप्शन है एक बार वो आप खुद देखिए। जो ये हुई थी पेशवा बाजीराव जो सेकंड था और वेल्जली के बीच, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1802 था। इसके बारे में जो दिया गया है वो आप पढ़ लीजिए। 26 लाख वाली जो आय के क्षेत्र थे, पेशवा ने अंग्रेजों को देने की सहमति जताई, कुछ ऐसा ये चीज़ें दी गई हैं, शर्तें याद रखनी जरूरी है। 1832-33 के जो कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति जो थी सम्मिलित नहीं थी। तो इसमें भील जाति जो सम्मिलित नहीं थी, चोर, होज, मुंजा जो थी ये मुंडा, ये शामिल थी। इनमें से कौन बैप्टिस्ट जो मशीनरी समुदाय से संबंधित नहीं था। तो ये बी वाला नहीं था, फ्रांस का था ये, बाकी ये सभी इससे संबंधित थे। ये आप किसके बारे में पढ़ सकते हो कि इन्होंने प्रेस द्वारा 1800 ईस्वी 1832 के मध्य 2,12,000 पुस्तकें प्रकाशित की थी। 1800 ईस्वी के अंदर से रामपुर में, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी डिटेल आप एक बार अच्छे से देखना। दयानंद सरस्वती किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे। तो माँ के प्रति पूज्य भाव के ये विरोधी नहीं थे, यानी कि माँ शब्द है ये, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। सर्वेश्वरवाद का ये इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया, सर्वेश्वरवाद के विरोधी थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर में, ये आप याद रखिए। और इसकी जो स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को, और इनका मूल शंकर नाम था। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई, ये चीज़ें दी गई है यहाँ पे। 40 देखिए, इनमें से कौन एक प्राच्यविद यानी कि ओरिएंटलिस्ट नहीं था। तो इनमें चार्ल्स जो ग्रांट हैं वो ओरिएंटलिस्ट नहीं था। H.T. कोलब्रुक और ये विलियम कैरी और जेम्स प्रिंसप जो होते तीनों प्राच्यविद थे। प्राच्यविद को आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्राचीन भाषाओं के पक्ष में थे, जो 1813 के अंदर एक्ट आया था। यानी कि इसके अंदर क्या था कि जो 1 लाख रुपया था वो प्राचीन भाषाओं के ऊपर खर्च किया जाना था 1813 एक्ट के द्वारा। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें नहीं था। तो इसके ऑप्शन आप एक बार सभी देख लीजिए। ये जो कहते हैं भारत से एक तरफा निर्यात के द्वारा क्या है, अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। तो इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के अंदर। उन्होंने तर्क के आधार पर धन के निष्क्रमण का यानी कि सिद्धांत की पुष्टि की, और ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इनको आपस में जोड़ना है कि कौन सी कहाँ थी, यानी कि मिलान करना है। तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र में ही होगी, ये आप याद रखिए। और कायस्थ सभा जो थी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती थी, और श्रीन सभा जो थी पंजाब से थी। नारायण धर्म परिपालन केरल के थे। तो ए आंसर राइट बन रहा है यहाँ पे। इसमें जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष और इनका वर्ष हमें मिलाना है। तो रहमतुल्लाह जो सियानी थे 1896 के अंदर बने थे, और बदरुद्दीन तैयब पहले मुसलमान 1887 के अंदर, और मौलाना अब्दुल कलाम 1945,
यानी कि लास्ट तक लंबे टाइम तक रहे थे ये 1940 से 45 तक। लेकिन 1925 शायद ये 1923 में भी बने हैं, सब सही हुआ थे उस टाइम पे ये बनने वाले, ये भी याद रखिए आप। नवाब सैयद मोहम्मद 1913। तो सी इसका आंसर बन रहा है इस हिसाब से। 44 देखिए दोस्तों, किस तिथि को मुस्लिम जो लीग ने क्या किया, सीधी कार्रवाई दी। ऐसे कलकत्ता के अंदर उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी थी 16 अगस्त 1946 के अंदर। मारकाट इन्होंने मचा दी थी, आतंक का माहौल, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, नारे लगे थे वहाँ पे। और इनमें से कौन से बड़े राज्य ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? तो ट्रावणकोर और भोपाल जो थे, इन्होंने जून 1946 के अंदर ही ये जो थी अलग रहने की इन्होंने इच्छा जताई थी। इसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल, ट्रावणकोर ने भारत के विलयन की प्रति इच्छा जताई थी, और भोपाल का विलय सबसे अंत में हुआ, ये आप याद रखिए। सबाल्टर स्कूल का एक विशेष कथन प्रोज ऑफ काउंटर जो इंसर्जेंसी है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रणजीत गुहा के द्वारा। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये एंटोनियो ग्राम्सी ने सबसे पहले इस सबाल्टर्न जो शब्द है इसका यूज़ किया है। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए एक बार रोक करके। इनमें से जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक, इंडियन स्ट्रगल हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस की थी। डी इसका राइट आंसर है, और ये इन्होंने ये लिखी थी 1935-1942 के अंदर। विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक बार सही देख लीजिए। मोरलैंड ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के आधार पर, आरजी के आधार पर लगाया, बिल्कुल सही दिया गया। मोरलैंड ने दक्कन और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक और सैन्य अनुपात के आधार पर लगाया, बिल्कुल सही दिया गया। आर.वी. देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का जो अनुमान है सकल और प्रति व्यक्ति भूरासों के आधार पर लगाया, बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि डी ही गलत हो जाएगा। फोटो देखने में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। तो ये थे फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, इन्होंने माना था, ये जो ऊपर दी गई है। इतिहास के जो अनुसंधान हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? तो ये थी समुद्री कोयला, यानी कि सी कोल को मुगलों के द्वारा आश्चर्य के रूप में माना गया था, और जहांगीर के टाइम में ये पेश की गई थी चीज़। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और फैक्ट भी बढ़िया है दोस्तों। और ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अभी आगे वीडियो डलती रहेंगी दोस्तों, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।